उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम सही से होंगे। और लास्ट टाइम पे भी हमने स्टार्टेड सर्ट्स एंड इंडाइसेस ना, रेडिकल्स एंड इंडाइसेस हमने देखा था और ये जाना था कि nth रूट ऑफ a अगर लिखा हुआ है तो वो इनडायरेक्टली a की पावर 1/n होता है। और सर्टेन कंडीशन थी कि यहाँ पे जो n होता है दैट इज ऑलवेज 2 3 4 5 ऐसा बोल सकते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट 1, है ना। इस बात का एक दूसरा नाम भी हो सकता है ना, एनी पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। बस कभी यहाँ फ्रैक्शन नहीं दिखेगा, कभी निगेटिव नहीं दिखेगा, कभी जीरो नहीं दिखेगा। साथ साथ अगर ये सर्ड है तो उसके लिए सर्टेन कंडीशन था, सर्ड इज ऑलवेज अ इर्रेशनल नंबर, तो ये हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। और दूसरा अंदर लिखा हुआ चीज nth रूट ऑफ यानी a जो होगा वो एक रेशनल नंबर होना पड़ेगा, तभी उसको हम लोग सर्ड कहेंगे। बहुत तरह तरह का हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि सर्ट होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। और एक बहुत अच्छा शानदार नोट देखा था, एवरी सर्ट इज अ इर्रेशनल नंबर, एवरी सर्ट इज एन इर्रेशनल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू ना। तो पाई के बारे में जाना था हम लोगों ने। उसके वी हैव सीन सर्टेन स्पेशल टाइप्स, सर्टेन टाइप्स ऑफ सर्ट्स, और जहाँ पे एक बड़ा खास पार्ट था जिसको हम लोग लाइक और अनलाइक सर्ट कहते हैं, जो मैंने बताया था कि जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं तो लाइक सर्ट का बहुत अच्छा यूज होता है। लाइक सर्ट से जाके ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ इंडाइसेस देखा था ना, सर्ट्स के कुछ अपने लॉज हैं, उस शानदार लॉज आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने बोला था कि डीपीपी में लास्ट में डिस्कस करूंगा, पहले रेशनलाइजेशन पढ़ लेंगे हम लोग, उसके बाद डीपीपी को डिस्कस करेंगे ना। फिर देख लेते हैं रेशनलाइजेशन का टॉपिक कितना लंबा जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं रेशनलाइजेशन। तो कहते हैं रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम लोग जो सर्ट्स है जो कि इर्रेशनल नंबर है उसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनल बना सकते हैं। तो अच्छा सर, तो रेशनलाइजेशन में हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? कहते हैं सर रेशनलाइज करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा रेशनल नंबर मिलेगा। और जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उसको हम लोग मल्टीप्लायर कहते हैं, बाद में जाके आप नाम जानेंगे उसको, दूसरा नाम रेशनलाइजिंग फैक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे सर √2 एक सर्ट है, इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये एक रेशनल नंबर बन जाए। तो दिस इज √2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो द रिजल्ट इज 2। वैसे अगर आप सही से देखेंगे ना, क्लास 9th में आपको पहले रेशनल नंबर पढ़ाया गया, पूरा डिफिनेशन वगैरह सारे टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर ना, रियल नंबर्स के बारे में पहले बताया गया नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में, पहले चैप्टर में। उसके बाद जाके आपको सर्ट्स इंडाइसेस वगैरह चीजें पढ़ाई गई हैं। तो आप अगर ऐसे सोचते हैं कि पहला चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है तो पहला चैप्टर से रिलेटेड जितनी तरह के सवाल वो सब बन जाएंगे। अगर आपको आइडेंटिटीज नहीं आता हो तो आइडेंटिटीज की मदद से आप सवाल कर ही नहीं पाएंगे। फिर आइडेंटिटी सेकंड चैप्टर में पढ़ाया गया। तो कहते हैं जो चीजें हम पढ़ते हैं एक बार उसको बाद में जाके एक बार रिवाइज किया जाए तो बहुत अच्छी चीजें, नई चीजें सीखने को मिलती है, ठीक है। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आप चीजों को रिवाइज करें। चैप्टर फिनिश हुआ, जैसे पहले 2 चैप्टर अपने में कनेक्टेड है, मतलब मजा आता है कि आप जब नंबर सिस्टम 9th क्लास का उसके बाद पॉलिनोमियल्स पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे से चीजें और अच्छे से क्लियर होती है। तो कभी कभी स्टार्टिंग में लगता है यार चीज समझ में नहीं आ रही, लेकिन बाद में चीजें समझ में आना शुरू हो जाती है। कॉन्सेप्ट उतना बिल्डअप नहीं हुआ होता आप लोगों का। बेसिक मैथमेटिक्स की चीजें, जैसे मैं यहाँ पे रेशनल नंबर वगैरह यूज कर रहा हूँ, 10th वाले लोग तो ऑलरेडी रेशनल नंबर वगैरह सब जानते हैं, लेकिन 9th वाले उतने अच्छे से रेशनल नंबर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पढ़े तो होते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि 8th में तो रेशनल पढ़ के आते हैं, इर्रेशनल उनको नहीं पता होता अच्छे से। तो ये जो मैं एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, एक्सपोनेंट्स टॉपिक, सर्ट्स और रेशनलाइजेशन का जो टॉपिक है। एक बार जब नंबर सिस्टम का पार्ट 9th वाले लोग खासकर, जब नंबर सिस्टम का पार्ट मतलब आपका पूरा टाइप्स ऑफ नंबर्स, जितने भी रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, जब जान जाओगे ना तब उसको एक बार फिर से पढ़ना तो ये चीजें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे √2 एक रेशनल नंबर है, उसको √2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 बन जाएगा, 2 विल बी अ रेशनल नंबर। तो √2 का मल्टीप्लायर दिस इज योर रेशनलाइजिंग फैक्टर। √2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि वो एक रेशनल नंबर बन जाए? तो आपने बोला सर √2 मल्टीप्लाई कर दे तो रेशनल नंबर बन जाएगा। तो जो 2 सर्ट्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो दोनों एक दूसरे का रेशनल नंबर, दोनों एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ a का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनेगा? तो सर कहते हैं हमेशा √a है, √a से ही मल्टीप्लाई कर दो तो √a का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा? a बन जाएगा। अच्छा सर क्यूब रूट ऑफ a है, अगर यहाँ पे a का क्यूब लिखा होता तो ये रूट से बाहर हो जाता, ठीक है। तो हमने अगर इसको क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, जरा दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो दिस इज क्यूब रूट ऑफ a क्यूब। अब ये रूट से बाहर हो जाएगा तो रिजल्ट a बन जाएगा, तो दिस इज अ रेशनल नंबर। क्योंकि आप ये सर्ट बोल रहे हो तो अंदर एक रेशनल नंबर लिखा दिया, फाइनल रेशनल नंबर हो गया।
अब ये इस तरह की कहानी है, अगर दो टर्म चल रहे हो ना, बाइनोमियल सेट दे रखा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कहते हैं सर बीच वाले का साइन बस चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी बीच वाला अगर बीच में प्लस है तो माइनस टाइम्स रूट बी से मल्टीप्लाई करो तो अपने आप सारी कहानी चेंज हो जाएगी। जैसे ये क्या बन जाएगा, a प्लस रूट बी, और ये बन जाएगा a माइनस रूट बी। तो इन सब में जो मेन कहानी है, ऐसा क्यों हो रहा है सर कि ये मल्टीप्लाई करने से इसके जस्ट उल्टा वाले साइन को हम बाद में जाके देखेंगे, इनफैक्ट बताया भी था कॉन्जुगेट करते हैं, बीच वाले का साइन चेंज करते हैं तो कॉन्जुगेट कराता था, तो ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर बन जाते हैं। जैसे कल को अगर मैं बोलूं a माइनस रूट बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, एग्जांपल के तौर पे 2 प्लस रूट 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2 माइनस रूट 3, या अब मैं अगर बोलूं 2 माइनस रूट 3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 प्लस रूट 3, तो दोनों एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है। और चाहो तो देख लो आप इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, दिखा रहा हूं मैं, चलिए ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी a माइनस बी, यानी इस फंडे से आपने अगर आइडेंटिटी पढ़ा होगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जितने भी बाइनोमियल सेट है सब में यही कहानी है कि बाइनोमियल सेट में एक बार स्क्वायर रूट होगा, वो स्क्वायर क्या कर देगा, स्क्वायर रूट को गायब कर देगा। तो सारी कहानी के पीछे ये आइडेंटिटी चल रहा है जो इसको रेशनलाइज कर रहा है। जैसे ये x हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया, क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस टाइम्स रूट b का स्क्वायर, दिस इज इनडायरेक्टली a स्क्वायर और माइनस रूट b का स्क्वायर इज b। और सेम कहानी कल को a प्लस है तो आप कल को इसका उल्टा साइन a प्लस रूट b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा सर, चाहो तो चेक कर, सेम चीज, बस ये पहले लिखा जाएगा और ये बाद में लिखा जाएगा, आंसर तो सेम ही आ रहा है। अच्छा पहले रूट आ जाए सर, बाद में रूट से यहाँ पहले रूट आ जाए तो कोई बात नहीं, अभी भी बीच वाले का ही साइन चेंज करना है, क्योंकि इनडायरेक्टली हमें कहानी क्या बनानी है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। कॉन्जुगेट की कहानी थोड़ी अलग है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर हमने देखा होगा 10th वाले लोग, तो कॉन्जुगेट की कहानी अलग चलती है। फिलहाल बस आपको ये पता चलना है रेशनलाइजिंग फैक्टर में हम बीच वाले का ही साइन चेंज करते हैं, तो बीच वाले का साइन चेंज किया ताकि हम ये आइडेंटिटी हर बार चला सके। तो ये क्या बन जाएगा, देखो चाहो रूट a प्लस बी इंटू रूट a माइनस बी, दिस इज रूट a का स्क्वायर है ना, और माइनस b का स्क्वायर, रूट a का स्क्वायर इज a माइनस b स्क्वायर। और सेम कहानी यहाँ भी है, ये दोनों बस ये पहले लिखा हुआ, ये बाद में लिखा हुआ, और ये फिर क्या हो जाएगा, अगर बीच में माइनस होगा तो रूट a प्लस बी। तो कुछ जनरल रेशनलाइजिंग फैक्टर है जो बच्चे याद कर लेते हैं, हाँ सर बीच में अगर इस तरह का होगा तो उसको इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशनल बन जाएगा, ठीक है। और सबसे कॉमन जो सवाल यहाँ बनता है ना, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 पहले तो सबसे बेस्ट है रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना सीख जाए, उसके बाद अभी आएंगे ना सवाल तो करेंगे, पहले थ्योरी तो देखें अच्छे से, इसका यूज पीछा नहीं छोड़ोगे। तो सिर्फ सोच रहा हूँ रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में ये सिर्फ काम आता है, रेशनलाइजेशन नहीं, आगे जाके दिखाऊं आज के लेवल में आप देख लेना सवाल किस तरह के सवाल में आपको बड़ा काम आने वाला रेशनलाइजिंग फैक्टर का चीज। अब दिस इज रूट a प्लस रूट b, तो बस बीच वाले का साइन चेंज कर दिया, दिस विल बी रूट a माइनस रूट b, चाहो तो चेक करके देख लो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, रूट a प्लस रूट b मल्टीप्लाइड विद रूट a माइनस रूट b, तो क्या हो जाएगा, रूट a का स्क्वायर, ये हो गया x, ये हो गया y माइनस रूट b का स्क्वायर, रूट a का स्क्वायर इज a, रूट b का स्क्वायर इज b, दिस विल बी a माइनस b, a भी रेशनल है b भी रेशनल, तो दोनों का सेपरेट में रेशनल आएगा, बिल्कुल रेशनल नंबर लिखा हुआ है। तो what should be multiplied with this that the product, the final result will be a rational number। तो बस उसके जस्ट उल्टा वाले क्योंकि दिमाग में ये चल रहा है, और हर बार ये नहीं चलेगा। एक फंडा जैसे ये रूट 2 था, तो रूट 2 वाले फंडे में क्या आपने ये चीज फंडा चलाया क्या कि इसको a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के फॉर्मूले में ले जाएंगे? नहीं सर, बस आपको दिख रहा था रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 2 बन जाएगा, तो वो डायरेक्ट रेशनल नंबर हो जाएगा, सही है। अच्छा रूट a माइनस b हो जाएगा, अगर बीच में माइनस है तो ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा, रूट a प्लस रूट b। तो बस आप लोगों को रेशनलाइजेशन तो नहीं पढ़ाया जाता बेटा, बस नीचे वाला जो लिखा हुआ है बीच का साइन को चेंज कर देना, देखना फट से रेशनल नंबर बन जाएगा। और एक कॉमन सवाल चलता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब आएंगे देखते हैं आपने किस तरह का रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले सवाल किए हैं। उससे पहले कुछ सवाल मैंने दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके अगर आपने इतना सीख लिया है चीजें कि रेशनलाइजेशन कहते किसको है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ मैंने एग्जांपल लिए, इसका जरा रेशनलाइजिंग फैक्टर निकाल के दिखाया आपको। वीडियो को पॉज कर लें, उतार लें पहले, है ना, वीडियो को पॉज करके यहाँ उतार लें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से ही चलेंगे हम, 2 3 4 अभी आएगा ना, ठीक है।
तो ठीक है, बना लिया हम उसको। चलिए, जैसे इस तरह का फंडा चल रहा था, बीच में समझ में आ रहा है, रैशनलाइजिंग फैक्टर हमें पता करना है, तो बीच वाले का साइन बस चेंज कर दे, a माइनस बी रूट सी, और भरोसा है दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, a का स्क्वायर बन जाएगा माइनस b रूट c का स्क्वायर बन जाएगा, तो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइम्स c, तो b का स्क्वायर होगा रूट c का स्क्वायर होगा, तो उस रूट गायब हो जाएगा, c बन जाएगा। हो गया रैशनलाइजेशन, दिस विल बी रैशनल नंबर। अच्छा, अब अगर ये फंडा सीखा है आपने तो इस सवाल को कर पाएंगे आप। फोर्थ रूट ऑफ ए क्यूब, अब आपको पता है फोर्थ रूट का तो घट क्या रहा है, अगर हम इसको फोर्थ रूट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहानी हमारी आसान हो जाएगी। फोर्थ रूट ऑफ ए क्यूब मल्टीप्लाइड विद फोर्थ रूट ऑफ ए, है ना, सर्च की प्रॉपर्टी से दिस विल बी फोर्थ रूट ऑफ दिस इनटू दिस, दैट इज a की पावर 4। अब ये 4 बन गया, ये बाहर आ जाएगा a, दिस विल बी अ रैशनल नंबर। कल को मान लीजिए a के पावर 7 लिखा होता तो ये फोर्थ रूट ऑफ फिर a ही होता, a के पावर 6 लिखा होता तो यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ ए स्क्वायर लेते हैं ताकि वो a के पावर 8 बने और बाहर a स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। अब इन सवालों की कहानी अच्छी इन द सेंस अभी बस 2 पैटर्न का ही आपने 1 2 3 टाइप का आपने देखा रैशनलाइजिंग फैक्टर, ये चौथा है। इनको सीखने के लिए, इन तीनों को सीखने के लिए आपको a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला और a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सीखेंगे हम लोग, है ना, अगर आइडेंटिटीज का पार्ट पॉलिमर के अंदर सीखेंगे, वैसे उसको आइडेंटिटीज को भी मैं बेसिक मैथमेटिक्स में मानता हूँ। तो 8th क्लास का बंदा को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज तो आना चाहिए, जितनी भी आइडेंटिटीज है, ये क्लास 8 में पढ़ के आए हो आप, है ना। दिस वी हैव a प्लस b इनटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर, और यहाँ आता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस का b स्क्वायर। याद करने का, a क्यूब माइनस b क्यूब तो a माइनस b चलता है और बीच में यहाँ प्लस आ जाता है। ये a क्यूब प्लस b क्यूब होता है, बीच में प्लस चलता है और यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं प्लस और माइनस में। तो ये आइडेंटिटीज अगर याद हो तो आपका काम हो सकता है। काम क्या कि अगर इसको हम क्यूब कर दें तो क्यूब रूट से क्यूब गायब हो जाएगा, और इसको अगर हम क्यूब कर दें तो क्यूब रूट से क्यूब गायब हो जाएगा। तो इस पूरे को अगर हम a में है तो इस पूरे को अगर x y में लिखते, चलो इसको x मान लें और इसको y मान लें, तो ये इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, दिस इज x प्लस y, और x प्लस वाई में अगर हम x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस के y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस का y स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब। अब लाके जो आपने पटका उसको जरा x को यहाँ पटक दो, क्यूब रूट ऑफ a का क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ b का क्यूब, तो ये क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा प्रॉपर्टी के साथ, तो इनडायरेक्टली क्या निकल जाएगा, a प्लस b। अब ये a प्लस b इज अ रैशनल नंबर, दिस इज रैशनल नंबर। मतलब अगर कल को ऐसा क्वांटिटी दे रखा तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारा x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो क्या मल्टीप्लाई किया गया कि ये रैशनल नंबर बन गया, तो सर ये मल्टीप्लाई किया गया जिससे ये रैशनल नंबर बना, तो दिस विल बी द रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, x स्क्वायर यानी क्यूब रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x इनटू y क्यूब रूट ऑफ a क्यूब रूट ऑफ b का मल्टीप्लिकेशन प्लस क्यूब रूट ऑफ b का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेंगे, ये a के पावर में है ना 1/3 का स्क्वायर, तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a के पावर में 2/3 माइनस क्यूब रूट ऑफ a इनटू क्यूब रूट ऑफ b को हम क्यूब रूट ऑफ a b लिख सकते हैं, या अगर पावर के फॉर्म में लिखना है तो a b के होल पावर में 1/3, और इसको इसी हिसाब से b का स्क्वायर क्यूब b के पावर, तो दिस विल बी b की पावर 2/3, ये हो जाएगा। तो दिस विल बी द रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर दिस। बहुत शानदार सवाल है ना। अब उसी फंडे के हिसाब से अगर ये हमारा x हुआ, ये हमारा y हुआ, तो x माइनस y लिखा हुआ है, तो इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे ये रैशनलाइज हो जाए, तो आपको दिख रहा है x माइनस वाई हमें a माइनस बी दे रखा है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस का b स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस x वाई प्लस का y स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रैशनलाइज हो जाएगा इसी फंडे से। बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट फाइनल क्या आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करने के बाद तो a माइनस बी। तो क्या होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर, ये तो हमारा x माइनस वाई दे रखा है, जिसमें अगर हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब का बन के क्यूब रूट गायब हो जाएगा, इसलिए रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर दिस विल बी दिस क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी लिखी है। अब x क्या माना हमने, क्यूब रूट ऑफ a, सेम कहानी, बस यहाँ पे माइनस रहेगा प्लस आ जाएगा, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर बन जाएगा a के पावर 2/3 प्लस ab के होल पावर में 1/3 प्लस b के पावर में 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। सही है, बहुत शानदार।
अब एक सवाल है, इसको जरा आप अपने तरफ से करके दिखाइए। तो सर कहानी निगेटिव आ गया सर यहाँ पे, तो आप निगेटिव को कैसे, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस, इसको नीचे ले जाए अगर तो 1/2 की पावर 1/3, दैट इज डायरेक्टली 1 क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा हुआ। और 1 को भी अगर हम नीचे ले आए जिसको हम क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1/2 मान सकते हैं। तो सर कहानी तो एकदम सेम ही है, यही चीज लिखी हुई, ठीक है। बस यहाँ पे a की जगह जो है, a की जगह पे हमें क्यूब रूट ऑफ 2 लेना है x की जगह पे, और y की जगह पे क्यूब रूट ऑफ 1/2 लेना है। तो बस जो मैं a और b में कर रहा था वो नंबर, बस यहाँ पे माइनस की चालाकी है, कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये लिखा हुआ क्यूब रूट ऑफ 2 एडेड विद क्यूब रूट ऑफ 1/2, तो ये हमारा a की जगह 2 लिखा हुआ, b की जगह 1/2, यानी ये प्लस वाली क्वांटिटी चलेगी। और इसका जनरल फॉर्मूला को भी हमने जस्ट डिराइव किया, द रिजल्ट इज दिस, द रेशनलाइजिंग फैक्टर फॉर दिस विल बी, इसी का बस a की जगह हम 2 लिख दिए, 2 की पावर 2/3 माइनस 2 into 1/2 के होल पावर में 1/3 प्लस b is 1/2, 1/2 के पावर में 2/3। इसको और सिंपलीफाई करके दिए 1 लिखा, 1 का क्यूब रूट 1 ही आता है, दिस इज 2 की पावर में 2/3 सबट्रैक्टेड विद, अच्छा पावर वाले सब एक साथ लिख लेता हूँ, माइनस को बाद में ले जाऊंगा, 1/2 के पावर में 2/3 और माइनस का 1। देखिए कल कोई सेम कहानी एक दूसरे अंदाज में लिखा है, जिन्हें समझने के भाई ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा आपको, कल कोई ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कर दिया 4 और उसका क्यूब रूट ले लिया, तो क्यूब रूट ऑफ 4 लिखा जा सकता है, एडेड विद 1 क्यूब रूट ऑफ 4 लिखा जा सकता है -1। या कल को अगर ऐसे भी ना लिखे, ऐसे लिखा हुआ 4 के पावर में 1/3 एडेड विद 4 के पावर में -1/3 माइनस का 1। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो ये क्वांटिटी या ये क्वांटिटी या ये क्वांटिटी को लो और इससे मल्टीप्लाई करो, तो इनडायरेक्टली आप आइडेंटिटी ये वाला चलाओगे, a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का b, रिजल्ट तो यही आने वाला है, क्यूब प्लस b क्यूब, क्यूब क्यूब करेंगे ये गायब हो जाएगा, क्यूब करेंगे ये गायब हो जाएगा, बिल्कुल एक रेशनल नंबर बनेगा, सही है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, 5 सवाल, ठीक है। एक बहुत प्यारा सा डॉट, बहुत कम बच्चों को दिमाग में आता है, क्या रेशनलाइजिंग फैक्टर हमेशा यूनिक होता है सर? रेशनलाइजिंग फैक्टर √2 का √2 ही आया, √3 का √3 ही आया, या फिर ऐसा 2 प्लस √3 था उसका 2 माइनस √3 आया, क्या ये हमेशा यूनिक होता है? तो डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया हुआ है। कल को अगर आप एग्जांपल देखेंगे, वैसे नॉट ऑलवेज यूनिक, द रिजल्ट इज नॉट ऑलवेज यूनिक, हमेशा यूनिक नहीं होता है। एग्जांपल के तौर पे ये वाला एग्जांपल लेते हैं ना, क्यूब रूट ऑफ a था, अगर मैं इसको क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी, क्यूब रूट ऑफ a क्यूब, दो रिजल्ट a हो गया। लेकिन अगर इसी क्यूब रूट ऑफ a को क्यूब रूट ऑफ a की पावर 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दी तो क्या इतराज, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्यूब रूट ऑफ a की पावर 6 हो जाएगा, द रिजल्ट a स्क्वायर हो जाएगा। अभी भी देखिए रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। तो मेन मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि रेशनलाइज करना, ये नहीं लिखा हुआ कि सबसे स्मॉलेस्ट रेशनलाइजेशन से करना बस रेशनलाइज करना आपको, ठीक है। तो ये इस एग्जांपल के तौर पे अगर √2 था तो √2 से क्यों मल्टीप्लाई करें सर, हम √8 से मल्टीप्लाई करते तो क्या इतराज, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 बनेगा, √16 अभी भी 4 होता है, रेशनल नंबर लिखा हुआ, तो √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √8 भी हो सकता है। सुटेबल मल्टीप्लायर यहाँ पे ज्यादातर √2 का आपने √2 से लिख लिया, √8 भी हो सकता है। तो हेंस हम ऐसा बोल सकते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर यूनिक नहीं होता है, ठीक है। हाँ बहुत सारे केस में आपको यूनिक दिख रहा होगा कि भाई ये जो लिखा हुआ है इसमें आपको पता है इसके अलावा किससे मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, या इसके अलावा किससे मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा कर सकते हैं, अगर मैं कल को मान लो 4 माइनस √3 कर देता, 2√3 कर देता तो ये भी देख लेते हैं। कल को 2 प्लस √3 के बजाय मैं 4 माइनस 2 टाइम्स √3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 4 माइनस 2 टाइम्स √3 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो क्या होगा? कुछ नहीं सर, देखिए इनडायरेक्टली आपने यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये बन गया 2 माइनस 2 कॉमन हो गया तो 2 माइनस √3, और ये क्या लिखा हुआ था 2 प्लस √3। अभी इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो, बस 2 आगे खोपचे में आ जाएगा बाहर, तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 4 माइनस 3 टाइम्स 2, द रिजल्ट इज 2 into 1, द रिजल्ट इज 1, सॉरी द रिजल्ट इज 2 है ना, 2 into 1 is 2, तो रेशनलाइज तो तब भी हो गया।
तो आप जो कह रहे हैं 2 माइनस 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 वाला तो यूनिक आ रहा है, ये भी यूनिक नहीं हुआ आपका। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो या 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर मल्टीप्लाई करके देखो सेम क्वांटिटी को हमेशा आंसर सेम आएगा, मतलब रेशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत शानदार नोट है दैट इज दिस कि रेशनलाइजिंग फैक्टर इज नॉट यूनिक। रेशनलाइजिंग फैक्टर अलग अलग आ सकता है, क्योंकि मेन मोटिव आपका होता है गिवन उस वर्ड को आपको रेशनल बनाना है। अब वो रेशनल रूट 2 से कर लो, रूट 8 से कर लो, रूट 32 से कर लो, ठीक है, वो सब रेशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक जो कुछ उतारना है आप उतार लीजिए। तो अब अपन लोग ना सवाल करेंगे रेशनलाइजेशन पे। एक सवाल तो हमने कर लिया जो बहुत जनरल है, फाइंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस ना, तो ये आपको मैंने कुछ सवालों से करा दिया है। ठीक है, अब हम इसमें बेस अच्छे वाले इसके एग्जाम्पल, इस पे बेस्ड सवाल जो होते हैं वो हम लोग करेंगे। तो ये 8 सवाल, एक सवाल तो कर चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू किया है। दोनों सेमी पैटर्न के सवाल है, बस थोड़ा सा कंटेंट का लेवल मैंने बढ़ाया है। ठीक है, और देखिए रेशनलाइजेशन का यूज कहाँ दिख सकता है आपको, किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, ये प्रूफ दैट का एक सवाल है, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालना, ये आप सोच लीजिए अगर x की वैल्यू यहाँ पटक देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका इस तरह के सवाल करने का एक अलग लेवल है, अलग तरीका है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके जो जो सवाल है, इस सवाल का तरह का सवाल आप बना सकते हैं। ये म्यू में आया हुआ सवाल 2013 में आया हुआ था। ठीक, जो जो आपसे बन सकता है, ये बन सकता है 8 क्लास का RS अग्रवाल RD शर्मा में दे रखा है इस तरह का सवाल। ठीक है, जो जो आपसे बन सकता है वो बनाइए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके तो मैं शुरू होता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ ना। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट 1/√6 को रेशनलाइज करना है, इनडायरेक्टली डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ध्यान रखेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या पड़ा हुआ है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, न्यूमरेटर में अगर मान लीजिए यहाँ पे √2 होता तो हमें √2 से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ √6 से मतलब होता। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए कल को हो सकता है मैं ऐसे बोलूं रेशनलाइज द न्यूमरेटर, तो आपको √6 से मतलब नहीं है, आप ऊपर √2 से मतलब रखते हैं। तो उस केस में ऊपर √2 से नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते तो ऊपर बन जाता 2, नीचे बन जाता √2, तो न्यूमरेटर हमारा रेशनलाइज हो गया है। तो अभी तक आप अपने लेवल पे जो पढ़ते हो सवाल से उसमें ये देखते हो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आगे जाकर आपको न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज करना पड़ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे बस कि ये नहीं है कि सिर्फ डिनोमिनेटर ही रेशनलाइज होगा। फिलहाल सवाल में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए कहा गया है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा सर √6। अब सिर्फ √6 मल्टीप्लाई करने से पूरा का पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो आपको चेंज भी नहीं करना है, वैल्यू वही रखना है। सर 1/√6 लिखो, ये एक रेशनल नंबर बन जाए लेकिन नीचे का जो डिनोमिनेटर वो हमारा रेशनलाइज हो जाए, ये है मेन मोटिव। तो उसके लिए अगर √6 नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रेशियो हमारा चेंज ना हो। याद करेंगे रेशियो में हमने सब चीजें देखा है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर द रेशियो डू नॉट चेंजेस है ना, बस ये 0 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये √6 और √6 तो हो गया हमारा पहला पार्ट। सेम क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, ये 3/√4 लिखा हुआ है। अब क्यूब रूट ऑफ 4 है दैट इज 2 का स्क्वायर, तो 3/√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्यूब रूट में 1 2 घट रहा है, बस 1 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्यूब रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 × क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब हो जाएगा, दैट इज इनडायरेक्टली 3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय, अभी तो ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। अगर कल को यहाँ पे 2 लिखा होता तो ये 2 और ये 2 को हम कैंसिल कर सकते थे, और कल को मान लीजिए ऐसा ना लिखा हो, ये अंदर चला गया तो अंदर जब 3 जाएगा तो 3 का क्यूब जाएगा, दैट इज 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 क्यूब रूट अपॉन 2 ऐसे भी लिखा हो सकता है ऑप्शन में। ये सब जो सिंप्लीफिकेशंस है वो आप ऑलरेडी क्लास में तो सीख चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड सवाल की तरफ। तो अभी जस्ट ये तो सिंपल है, अच्छा है, 4/√15 लिखा हुआ है ना। अच्छा, इससे बहुत अच्छी बात मुझे ध्यान आ रही है, इसका कॉन्जुगेट है ना, जब ये 2 रूट वाला या एक रेशनल हो एक रूट में हो, ये स्टडी है, तो उसमें आप क्या करते हैं, इसके जस्ट उल्टा वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, फिर वो बाद में आपको बताता हूँ, है ना। √15 तो ऊपर में आपने 4 + √15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर तो 1 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 + √15 हो जाएगा। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर a - b a + b, a² - b²। देखिए क्या हो रहा है, मेन अच्छी बात क्या है इसमें, वही बात मैं आपको नोट के फॉर्म बताया हुआ हूँ। दिस विल बी 4 + √15 और ये क्या बन जाएगा, 16 - 15, 16 - 15 is 1, दिस इज 4 + √15। क्या बात,
बात ये हुई कि 4 माइनस रूट 15 को जब हम रेशनलाइज कर रहे थे, ठीक है, तो रेशनलाइज करने के बाद, है ना, ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो रेशनलाइज करने के बाद जो नंबर बना तो जस्ट उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर का कॉन्जुगेट, है ना, इसका मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर भी बन गई, आप समझ लीजिए। यानी कहते हैं अगर कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट सर्ड, है ना, कॉन्जुगेट सर्ड, जैसे 4 माइनस रूट 15 और 4 प्लस रूट 15 अपना कॉन्जुगेट सर्ड भी है और रेशनलाइजिंग फैक्टर भी है, लेकिन इन दोनों में बड़ी खास बात है, ये रूट 4 को हम रूट 16 लिख सकते हैं, डायरेक्टली रूट 4 को हम रूट 16 माइनस रूट 15 लिख दे तो इन दोनों में कितने का फर्क है? सिर्फ एक का फर्क है। यानी इफ a बड़ा है b से एंड a माइनस b इक्वल्स टू 1, दोनों के बीच का डिफरेंस 1, तब ये कहानी ज्यादा अच्छी है। देन रूट a प्लस माइनस रूट b, है ना, रेशनलाइजिंग फैक्टर will be root a minus plus root b are reciprocal of each other, वो हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्या मतलब? रूट a प्लस माइनस रूट b का रेशनलाइजिंग फैक्टर, एग्जांपल बता रहा हूं, रूट a प्लस रूट b का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या बनेगा? रूट a माइनस रूट b। और रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या बनेगा? रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर, दिस विल बी a माइनस b, और a माइनस b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। ये 1 आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मजेदार पार्ट ये होगा 1 अपॉन रूट a माइनस रूट b लिखा हुआ है, तो ये जाके अगर रूट a प्लस रूट b ऊपर नीचे अगर हम रेशनलाइज कर देंगे तो आपको पता है ये नीचे 1 बनने वाला है, तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है? रूट a प्लस रूट b, खत्म। यानी इस तरह के सवाल को कल को अगर मेरे को ऐसा लिखा होता कोई कि सर 1 अपॉन रूट 27 माइनस रूट 26, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ और आपसे बोला गया कि ये बताइए, ठीक है, अगर माइनस वाला करनी है आप एक प्लस वाला भी करनी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट 26 इसको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं तो आंसर आने वाला है रूट 27 माइनस रूट 26 आने वाला है। रेशनलाइज करने के बाद ये जाएगा, क्योंकि इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो हमारा रूट 27 माइनस रूट 26, और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल है तो मल्टीप्लाई करने से 1 बनेगा, नीचे तो नीचे 1 आ गया तो ऊपर आ जाएगा। ये रिजल्ट को भी ऊपर 1 लिखा हुआ, अगर ऊपर 3 लिखा होता, ठीक है, तो 3 टाइम्स ये हो जाता आंसर। एक छोटा सा सवाल, अगर इसका रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 4, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, आंसर बोल रहा हूं डायरेक्ट, रूट 5 और रूट 4 दोनों में 1 का डिफरेंस है, 5 बड़ा है 4 से, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ऊपर रूट 3 रहेगा, इन दोनों का साइन चेंज कर दो, रूट 5 प्लस रूट 4, ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको बहुत सारे सवालों में ऐसा दिखेगा कि इन दोनों नंबरों के बीच में अक्सर गैप 1 का है। जैसे यहां पे देखिए आप, ये रूट 4 माइनस रूट 3 लिखा हुआ है, 1 का गैप है, तो आपको पता है कि फाइनल आंसर क्या आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको हम रूट 36 लिख सकते हैं, रूट 36 माइनस रूट 35, 1 का गैप है। रेशनलाइजिंग फैक्टर बहुत अच्छा है ना, रेसिप्रोकल, बहुत अच्छी चीज समझ में आएगी आपको। यहाँ भी देखिए रूट 4 प्लस रूट 3, 1 का गैप है, तो ये सब बड़ा अच्छा और मजेदार हो जाता है जब गैप 1 का दिख रहा होता है, ठीक है। तो ये नोट आपके बड़े काम आएगा अगर ऐसा हो रहा है, इफ a is greater than b and a minus b is equals to 1, then रूट a प्लस रूट b, प्लस के साथ माइनस वाला लेना है और माइनस के साथ प्लस वाला लेना है। आप चाहो तो उसको दो अलग फॉर्म में लिख सकते हो, रूट प्लस रूट माइनस, और रूट माइनस रूट प्लस, ये इसका और ये इसका रेसिप्रोकल भी होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर के साथ साथ। बड़ी खास बात है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके ये उतार लीजिए और ये सवाल तो करने की कोशिश करिए। आप ना बच्चों में उछलते हैं, सब रेशनलाइजेशन का सवाल दीजिए, आप मेरे से आराम से बन जाएगा। तो अब जरा उछल के दिखाइए तो मेरे को, आप रेशनलाइजेशन का सवाल दिया, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। वीडियो को पॉज करके पहले इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में अक्सर क्या होता है, हम लोग देखते हैं एक 2 से ज्यादा फैक्टर अगर दिख रहा है नीचे, तो यार अपन डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है।
जरा उसको सिंप्लीफाई तो करो एक बार। सर्च को हम लोगों ने लास्ट में देखा है ना कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, पहले जो लिखा हुआ है सर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या 1 अपॉन ऐसे कर लेते हैं, दिस इज 1 अपॉन √2 √4 √8 √16 लिखा हुआ है। तो ये नेटली लिखा क्या सर, दिस इज √2, √4 तो 2 होता है और √8 को हम 2 √2 लिख सकते हैं और √16 तो 4 होता है सर। तो सर पूरी कहानी आसान है, आप देखिए 4 और 2 ऐड हो गया, दोनों ना सेम नंबर, रेशनल ऐड करके 6 लिख दिया और 2 आम और 1 आम, √2 एक आम है और यहाँ पे 2 आम, तो 3 आम लिखा हुआ था, 3 √2 लिखा हुआ है। तो ये पूरा सवाल जो आपको 4 शर्ट में दिख रहा है, 4 नहीं इसलिए 2 ही है, वो पुराना वाला ही सवाल है जो सब पुराना किया है आप लोगों ने। तो बस इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे, 1/6 प्लस 3 √2 को 6 माइनस 3 √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा नीचे 6 का स्क्वायर माइनस 3 √2 का स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा 6 माइनस 3 √2। तो नीचे तो हो गया 36, 9 चौके, अरे यार ये तो अच्छा है, 9 चौके 36, ये भी 36 हो जाएगा, मेरे नीचे तो 0 बन जाने वाला है क्या, नहीं आप सही से देखें, ये 36 लिखा हुआ है, ये 9 और 9 इंटू 2 लिखा है, 4 नहीं बनेगा, ये 2 लिखा हुआ है ना, 9 दूनी 18 बनेगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 √2, ये मैंने भी अपने से बनाया सवाल, तो शायद ठीक है, कुछ नहीं, डेटा अच्छा ही है, डिवाइड बाय 18 लिखा हुआ है, हो सकता है कल को ऐसे ना ले ले, 18 को 6/18 माइनस 3 √2/18 ऐसे लिखा हुआ मिल जाए आपको, 6 से काट लिया तो 1/3 और 3 से काट लिया तो √2/6 ऐसे लिखा हुआ हो, तो इसका रेशनलाइजेशन आंसर विल बी दिस, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें, दिस वाज पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 में अब दिख रहा है आपको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप। अच्छा हो सकता है इसको हम सिंप्लीफाई करके एक बार देखते हैं ये क्या बन रहा है ना। √24 है अगर, तो √24 को सर हम 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, 4 इंटू 6, तो दिस विल बी 1/√2 प्लस √3 एडेड विद 4 टाइम्स 6 ऐसे, और 4 को अगर हम बाहर ले आए, दिस विल बी 1/√2 प्लस √3 2√6 लिखा हुआ है। अब हम फर्दर ऐड वैड नहीं कर सकते हैं, √6 एक अलग खानदान, आम हो गया, ये इमली हो गया, ये व्हाटएवर है ना, आम इमली अगर चल रहा है तो फिर आप केला ले लो ना, √2, तो ये एडिशन फर्दर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है 2 नहीं, अब तो 3 है, तो अब इस तरह के कैसे हम लोग करेंगे इस तरह के रेशनलाइजेशन को, इसमें क्या करते हैं स्टेप्स और लंबा हो जाएगा, इसको एक नंबर मान लेंगे और इसको दूसरा नंबर मान लेंगे। जब इसको हम रेशनलाइज करेंगे ना, √2 प्लस √3 एडेड विद 2 टाइम्स √6 का रेशनलाइजेशन, √2 प्लस √3 एक नंबर माना जाएगा, तो बीच वाले का हम साइन चेंज कर देंगे, -2 टाइम्स √6 डिवाइड बाय √2 प्लस √3 -2 टाइम्स √6, ये हो जाएगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो ये पूरी कहानी क्या हो जाएगी, नीचे तो a प्लस b a माइनस b, तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स √6 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और ऊपर क्या बन जाएगा √2 प्लस √3 सब्ट्रैक्टेड विद 2√6, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज √2 √3 -2√6 डिवाइड बाय a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस ही आएगा 2 टाइम्स √2 इंटू √3 और माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6, 4 6 24, दिस विल बी 24। अब चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है, तो दिस इज √2 प्लस √3 माइनस 2√6 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 5 में से 24 गया तो 19, और ये लिखा हुआ है 2√6, दिस इज 2√6 माइनस 19। क्या डिनोमिनेटर अभी भी रेशनलाइज हो गया है सर, बोला नहीं सर नहीं हुआ, ये देखिए √6 पड़ा हुआ है, तो रेशनलाइज नहीं हुआ, तो इसको हम लोग डबल रेशनलाइजेशन से करेंगे। तो अभी आपने एक बार रेशनलाइजेशन यूज किया, अब ये दूसरी बार एक बार और रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर।
तो इस तरह को हम लोग कहते हैं डबल रेशनलाइजेशन। 2 बार आपको इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ये सब चीजें पीछा नहीं छोड़ने वाली। आप क्लास 12 में भी जाएंगे लिमिट्स के अंदर, ये सब पीछा नहीं चलेगा ना। ये पूरा तरह का पार्ट पढ़ते हैं हम लोग लिमिट्स के अंदर, पर पता होना चाहिए जो भी चीज आप पढ़ रहे हो सब आगे जाके काम आने वाला। इसलिए 9th 10th का पार्ट आप बहुत अच्छे से सीखो यार, बहुत अच्छे से। आपको पता है आपका डिसाइडिंग ईयर आपका 11th 12th है, क्योंकि उसके बाद ही आप अपने इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। अब 11th 12th आपका अगर अच्छा करना तो आपको अपना 9th 10th अच्छा जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको फिर से विजुलाइज कर लेंगे, तो ऊपर भी 2√6 प्लस का 19 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे भी 2√6 माइनस के, सॉरी सेम ना, ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे जो बहुत अच्छा है सर, नीचे जो बन जाएगा वो क्या बनेगा देख लेते हैं। 2√6 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, 361 ना। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2√2 into √6 इज √12। √2 से मल्टीप्लाई किया 19 को, तो 19√2। चलिए अब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into एक 3 या 3 बाहर आ गया, एक √2 बच जाएगा 3, और एक 2 into 3 6 √2 हो जाएगा, ये है ना। सिंपलीफाई होकर डायरेक्टली फ्रॉम है। अभी √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस वी है माइनस का, सॉरी प्लस का ही 19√3। अब ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो तो √6 मल्टीप्लाई हो तो 6 हो जाएगा, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा डायरेक्ट। और ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो तो -38√6। ये भी हम फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक 2 हम यहाँ से बाहर के 4 बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आएगा, तो 2 into 2 4 है ना, तो ये 3 बच जाएगा। तो अब इसको हम फर्दर सिंपलीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, 4 ये 4 लिखा हुआ, दिस इज 4, और ये 6 24 माइनस 361। हम कौन से फैक्टर को एक साथ क्लब कर सकते हैं, इसको क्लब कर सकते हैं, इसको क्लब कर सकते हैं, और इसको अलग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं √2 से, तो ये हो जाएगा सर 25√2, ये हो जाएगा सर 23√3, और -38√6, और माइनस का 12, और इसको फर्दर सिंपलीफाई कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो डबल रेशनलाइजेशन वाले सवाल थोड़ा लेंदी जाते हैं, हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा, 2 बार रेशनलाइज करना पड़ता है। डेटा थोड़ा अच्छा सा नहीं है, इसलिए थोड़ा और फैक्टर्स आपको लेने पड़ रहा है। डेटा अगर अच्छा लेता तो और मजा आ सकता था आपको, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक जो कुछ उतारना उतार ले, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फिर बढ़ते हैं। मैंने कहा इसलिए ना, क्योंकि सवाल ज्यादा कराता है रेशनलाइजेशन में, तो टाइम लग सकता था, इसलिए मैं डीबीपी को लास्ट में रखा हूँ। ज्यादातर सवाल बताने नहीं पड़ेंगे, बहुत आसान है डीबीपी सर्च का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। 2 + √3 2 - √3 अगर a + √b के बराबर है, सॉरी b टाइम्स √3 के बराबर है, तो उस हिसाब से a और b की वैल्यू बतानी है। इस तरह का सवाल बहुत 9th इंग्लिश में बहुत जनरल है। तो मैंने जस्ट बताया ना, इन दोनों में कितने का गैप है, 1 का गैप है, √4 लिख सकते हैं। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो भी आएगा 2 + √3, अगर मल्टीप्लाई किया 2 + √3, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कर देता हूँ। इसे एक लाइन में हम कर सकते थे, अभी जो फंडा हमने सीखा था नोट में, 2 + आपको पता है इन दोनों का प्रोडक्ट बनाने वाला है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 + √3, तो ये 1 लिखा हुआ है नीचे, तो ऊपर क्या बन जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + b √3। a का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 टाइम्स 2√3, तो a + b √3। अब ये हो गया सर 7, अब ये 2 × 2 4 √3। अच्छा कुछ बच्चे अगर ऐसा है कि 7 और 4 को जोड़ के सर 7 4 11√3, ये भी लिखना गलत है, याद रखेगा आप। मुझे पता नहीं कहाँ से सीख के आते हैं चीज। देखो ये √3 अलग आम का खानदान चल रहा है, इमली का खानदान चल रहा है, और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 अलग खानदान है, √3 अलग खानदान है, तो ये अपने में ऐड नहीं हो सकते, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। ये रेशनल नंबर 7, ये रेशनल नंबर 4 √3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको a + b √3 लिख दिया। अब एक नोट बताया था, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस, तभी पॉसिबल है जब यहाँ लिखा हुआ चीज यहाँ के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a की वैल्यू 7 होगी, और √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, तो जो आगे लिखा हुआ है वो b होगा हमारा कंपैरिजन के हिसाब से।
तो अगला वाला क्वांटिटी चलो 4√3 को हम b√3 से बराबर कर दिया, √3 कैंसिल, यहाँ से b की वैल्यू 4 निकल के आई। तो ये इस तरह के सवाल बहुत अच्छे क्या, बस आपका विजुअलाइजेशन का एक दूसरा सवाल तरीका है, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बड़ा मजा आ रहा है ना क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है a अगर ये है तो a² - 1/a² की वैल्यू बताइए। कुछ बच्चे इस पर जा रहे ये करेंगे, सर ये a है, ये a यहाँ लाके पढ़े तो उसका स्क्वायर कैलकुलेट करो, देख लीजिए नंबर कैसा है क्या है, फिर यहाँ लाके पढ़े तो इसका स्क्वायर कैलकुलेट करो, देख लो नंबर क्या है कैसे, उसके बाद सिंप्लीफाई करो। एक तो तरीका है। दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका है, आप देख लीजिए नंबर कैसे हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप है 1 का, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। आपको एक पता है ना 6 - √35 1/a निकालिए। क्यों निकालिए? क्योंकि a² - 1/a² को हम a + 1/a इंटू a - 1/a लिख सकते हैं, a² - b² के हिसाब से, एंटीज की मदद से ना, a² - b² तो a + b इंटू a - b के हिसाब से। तो 1/a क्या हो जाएगा 1/6 - √35। अब देख लीजिए आप ये, और जो मैं इसका कॉन्जुगेट इसको रेशनलाइज करने जा रहा हूँ, 6 + √35 ऊपर भी और 6 + √35 नीचे भी, तो ये तो 1 आने वाला, दिस वी हैव 6 + √35, क्योंकि आपको पता है कि a और 1/a यानी जो भी नंबर है दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो और ये जो नंबर लिखा हुआ है दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट और रेशनलाइजिंग फैक्टर है, तो डैम श्योर आपको पहले से पता था 1/a विल बी 6 + √35 के बराबर आने वाला है। इससे फायदा हो जाएगा ना, देखिए करोड़ों का फायदा। क्या करोड़ों का फायदा? ये जो क्वांटिटी हमें निकालनी है a, तो a हो गया 6 - √35 इज एडेड विद 6 1/a है ना, 1/a is 6 + √35 is now multiplied with 6 - √35 subtracted with 1/a। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में माइनस हो जाएगा, माइनस का √35, ये गया ससुराल, √35 कैंसिल, 6 + 6 वी हैव 12। अच्छा अब यहाँ पे 6 और 6 गया, तो ये -√35, एक आर्म निगेटिव का, एक और आर्म का निगेटिव का, तो 2 आर्म निगेटिव का हो गया। अब 12 दूनी 24, तो माइनस का 24 √35 विल बी आवर फाइनल आंसर, द आंसर इज सी। ये सवाल एमयू में 11th एंट्रेंस में आया हुआ है, 11th एंट्रेंस में 8th लेवल 9th लेवल के बच्चे बड़े आराम से कर सकते हैं। और ये एमयू में 2016 में ना, 16 में 11th एंट्रेंस में आया हुआ सवाल। तो इस सवाल को आप कर लें, उतार लीजिए। मैं आपको इसका जादू वाला तरीका दिखाता हूँ, नैप्स से, है ना, चुटकियों में कैसे करेंगे इस सवाल को। चुटकियों में आप अगर इस सवाल को करना चाहें तो ऐसे कर सकते थे। शुरू करते हैं। सर अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि ये a² - 1/a² लिखा हुआ है, सुनिए बहुत अच्छे से, एकदम बेसिक चीज, अगर आपको दिमाग किडनी चलता है बहुत जल्दी से आप सवाल को बिना कुछ किए भी बता सकते थे चुटकियों में ना। एलिमिनेशन ट्रिक आपको सिखाया और मैंने, एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन को, बहुत आराम से एलिमिनेट करेंगे। पहले आप इस चीज को अगर ऐसे लिखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है, अगर ये नंबर पॉजिटिव है, आपको दिख रहा है क्योंकि 6 तो 6 होता है, √35 जो भी होगा 6 से छोटा ही होगा, 5.9 या कुछ भी करीब होगा, तो ये जो वैल्यू 0.0 या 1 के करीब हो मान लीजिए ना, 0. यानी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। तो a पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर का उल्टा करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है ना, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ वो एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है। चलिए a जो है वो पॉजिटिव है, अच्छा 1/a भी पॉजिटिव है, बस हमें ये पता चल जाए कि ये ओवरऑल तो पॉजिटिव हो गया। ये ओवरऑल कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो नंबर लिखा हुआ है a वो 0. के करीब है, 0.1 के करीब ऐसा है ना, तो लेते हैं। तो 1/0.1 का अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो 10 बन गया। 1 से छोटे नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं वो उतना ही बड़ा हो जाता है, देखिए आप 0.1 का 10, 1/0.01 का रेसिप्रोकल लीजिए तो 100 बन गया, 1/0.0001 का रेसिप्रोकल लीजिए तो यह 1000 बन गया। जितने छोटे नंबर का रेसिप्रोकल लोगे, 0 और 1 के बीच में अगर नंबर है तो वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये 0.1 है तो उसका रेसिप्रोकल 0.1 का रेसिप्रोकल 10 होगा, तो यानी ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, दिस इज द नेगेटिव नंबर। ये पॉजिटिव है, ये पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, नेगेटिव। सर ये पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ, ये पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ, ये पॉजिटिव नंबर लिखा है, एक ही ऑप्शन में आपने नेगेटिव दे रखा है, द आंसर इज सी, खत्म हो गया है। ये मैंने नहीं दिया, ये मैंने 11 इंटरेस्ट में अपना ऑप्शन दिया हुआ है।
ठीक है, कहाँ लिखा हूँ यहाँ पे, ये सवाल 11th एंट्रेंस में आया होगा, सही है। अच्छा ये पॉजिटिव कैसे सर, देखिए आपको दो भी पॉजिटिव नंबर और स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, चार भी पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये तो दिख ही रहा है पॉजिटिव लिखा हुआ, ये नेगेटिव आ गया है। जैसे चालाकी से हम बड़े आराम से सवाल को करके आ सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा अच्छा है। अच्छा ये चीज अगर आपको समझ में आई हो ना, 0 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो वो उतना ही बड़ा होता है। सर 1 के बाद का क्या होगा, मान लीजिए 1 के बाद 2 लिखा होगा, 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 तो वो उतना ही छोटा होगा। मतलब अगर मैं कल को 0.1 बोलूं और 1/0.1 बोलूं तो आपको पता है ये क्वांटिटी बड़ी है, देख लीजिए आप, ये 10 लिखा हुआ, ये 0.1 10 बड़ा है। और अगर क्वांटिटी 2 से बड़ी है तो देखिए कितना लिखा हुआ है 2। अगर मान लीजिए 3 बोलो, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, दिस इज 0.33, ये बड़ा है। तो अगर नंबर है ना ए और पॉजिटिव ले रखे हैं हम लोग, वो 1 से बड़ा है तो ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/8। और अगर नंबर है ना पॉजिटिव लिया हमने ए को ना, पॉजिटिव है और वो 0 और 1 के बीच में है तो कहते हैं ए और 1/a में कहानी उल्टी हो जाती है, 1/a हमेशा बड़ा होता है। तो यही तो मैथ का कमाल है, ये सब चीजों का आपको पता होना चाहिए ना। तो ये भी आप नोट के फॉर्म में ना ऐसे डब्बा में बंद करके लिख लेते हैं, सब चीजें आपको बहुत अच्छे से इनइक्वालिटीज जब हम लोग पढ़ते हैं ना, इनइक्वालिटीज क्लास 11th में, वैसे 10th वाले बच्चों को तो पढ़ाता हूँ इनइक्वालिटीज थोड़ा सा अच्छा इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट, तो ये सब चीजें वो अपने से एनालाइज करना सीख जाते हैं। थोड़ा सा इनइक्वालिटी की जरूरत मुझे पड़ेगी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में भी, मैं दिखाऊंगा भी आपको ये सब चीजें, आप उदाहरण दें, ठीक है। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 की तरफ। बड़ा शानदार सवाल है, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी शानदार था। उससे पहले वाले सवाल तो सब ऐसे ही नॉर्मल है, मतलब आपको किताबों में यूजुअली दिख जाएंगे, ठीक है। ये सवाल इसको उतार लिया होगा आपने, ठीक है। तो करते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें हम क्या लिखा हुआ सर, x की वैल्यू और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। कोई बंदा अगर ऐसे सोच रहा है कि x को हम पटक लें तब तो गलत सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब चल रहा है। तो इस तरह के सवाल को करने का सिंपल तरीका ये है कि क्वेश्चन नंबर 6, x अगर 1/2 प्लस √3 है, तो जिस फंडे से मैंने बताया था इसको रेशनलाइज करने के बाद 2 माइनस √3 आने वाला है। भविष्यवाणी करते डायरेक्ट टाइम बच गया आपका, गैप कितने का 1 का गैप करके सारणी आसान हो गई, सही है। तो x को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस तरह के सवाल को करते क्या है कि इनडायरेक्टली अब क्या लिखा होगा, x = 2 माइनस √3। अब आप सोच रहे हैं कि इसको लाके हम पटक दें, अभी देखिए ये ना क्यूब दे रखा है, तो क्यूब कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, फिर स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, उसके बाद सिंपलीफाई करोगे। इस तरह के सवाल करने का जो आप सोच रहे हो वो तरीका नहीं है। क्या करते हैं, इसमें 2 को इधर ले आता है, तो ये x - 2 माइनस √3 हो गया। अब यहीं से हम इधर की तरफ जाते हैं, कैसे जाते हैं देखेंगे आप। अब इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ना, भावनाओं को समझेंगे, मैंने स्क्वायरिंग लिया है ना। अब स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर, दिस वी हैव माइनस √3 का स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा a² - 2ab यानी 4x प्लस b², और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, माइनस तो गायब हो गया, द रिजल्ट इज 3। और सिंपलीफाई किया तो दिस वी हैव x² माइनस का 4x प्लस 4 - 3² इज इक्वल टू 0। ये हमारा पता चल गया कि x² - 4x प्लस 1, यानी अगर यही x लिया जाता और यहां जाके पटकते तो हमेशा आपको रिजल्ट 0 देता। भरोसा के ऊपर पटक के देख लेना, रिजल्ट 0 ही आएगा। x की जगह 2 माइनस √3 पटक के देख लेना, ठीक है। अब भरोसा तो मानो फिर अच्छे से, है ना। अब ये हमें सिंपलीफाई करना है, x³ माइनस x² माइनस 11x प्लस का 4। थोड़ा सा डिवीजन मैंने आपको सिखाया, आज थोड़ा सा डिवीजन की जरूरत पड़ सकती है। अगर डिवीजन से बचना चाह रहे तो उसका भी तरीका मैं बताऊंगा आपको। अब आप क्या करोगे, ये जो फैक्टर लिखा हुआ है x² माइनस 4x प्लस 1, पहले डिवीजन से बच रहा हूँ तो ये बहुत कम भी वाली चीज समझ में आती है, इसको समझ में आके तो थोड़ा दिमाग ज्यादा अच्छे से चलता है, ठीक है। x² माइनस 4x प्लस 1 ये लिखा हुआ, मेरे को पहला फैक्टर x³ चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ बन जाए, तो हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। एक स्टेप छोड़ के ही काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया, x³ माइनस 4x² और ये प्लस का x बन गया। तो सर अब हमें क्या है, अब हम ये सेम फैक्टर को फिर से लिखेंगे, x² माइनस का 4x प्लस का 1।
अब आप ये सोचो, हमें तो चाहिए था सर एक्स क्यूब, तो ये तो एक्स क्यूब आ गया, लेकिन माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए था, गलती से माइनस का 4x स्क्वायर बन गया इससे, तो माइनस का 4x स्क्वायर तो ज्यादा बन गया ना। तो अगर मैं इसमें प्लस का 3x स्क्वायर जोड़ दूं, ठीक है, तो जो मुझे x स्क्वायर का फैक्टर चाहिए है ना, वो मेरे को मिल जाएगा। यानी अब यहां से हमारी कोशिश रहेगी अगले स्टेप से कि हम किसी भी तरह x स्क्वायर में से क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 का x स्क्वायर बन जाए। तो हमें पता चल रहा प्लस का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये पहला फैक्टर बन गया। तो इसको मैनेज करने के लिए मैंने लिखा था इसको, यहां से मैंने बना लिया। अब ये क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा माइनस का 12x, और ये क्या लिखा हुआ प्लस का 3। अब आप देखिए कि यहां पे जो फैक्टर बना ये तो हमारा मैनेज हो गया सर, x क्यूब, ये दोनों भी मैनेज हो गया सर। 11x चाहिए था लेकिन यहाँ पे माइनस 12x आ गया, तो अपने से आपने प्लस का x ऐड कर दिया तो 11x बन जाएगा, और प्लस का 1 भी ऐड कर दिया क्योंकि आपको प्लस का 3 आया, प्लस का 4 चाहिए था। यानी इस चीज को हम ऐसे ब्रेक करके, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द टर्म्स करके फंडा कहते हैं, स्प्लिटिंग द टर्म्स। जब मैं क्यूबिक इक्वेशन सिखाऊंगा तो ये भी एक तरीका बताऊंगा क्यूबिक इक्वेशन को ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल अगर नहीं समझ तो मैं डिवीजन करके दिखाऊंगा आपको कि इस तरह कैसे लिख सकते हैं। तो इस पूरे टर्म को मैं इससे ऐसे करके प्लस का x प्लस का 1, यहाँ तक तो हो चुका था, अपने से मेरे को मैनेज करने के लिए चीज को अपने से प्लस x और प्लस 1 लगाना पड़ा। ये चीज का मैनेजमेंट समझ में नहीं आता कि अपने से कैसे मैनेज कर रहे हैं। एक फायदा हो गया करोड़ों का फायदा, देखिए क्या करोड़ों का फायदा होगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये हमेशा 0 है, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और ये भी पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी क्योंकि आपने x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को ही लिया होगा, तो 0 एंड एनीथिंग विल बी 0। तो बचा क्या, बचा x प्लस 1, यानी इस पूरी क्वांटिटी को इस हिसाब से अगर लिखते हैं तो x प्लस 1 के बराबर है, और x की वैल्यू कितनी थी 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 जोड़ दिया, तो आंसर इज 3 माइनस रूट 3। यानी मेरे दिल की बात रखें और कल को जरा ज्यादा फ्री हो, लॉकडाउन का टाइम है ना, लॉकडाउन थोड़ा छोटे मोटे चल रहा है, घर बैठे बैठे स्कूल जाना नहीं हो रहा, तो फट साहब में 2 माइनस रूट 3 पे यहाँ पटकना, यहाँ पे x की जगह सॉल्व करना, आंसर देखना यही आएगा 3 माइनस रूट 3। और अच्छा जिसको ये ना समझ में आया उसको मेथड 2, यहाँ तक तो ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा डिवीजन के फंडे से सिखा। मेथड 2 क्या करेंगे हम लोग, ये जो क्वांटिटी निकली ना x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको पूरे को इस क्यूबिक इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो ये x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4, यानी इस पूरे क्यूबिक को इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवीजन आपको मैंने थोड़ा सा सिखाया था, और अच्छे सीखेंगे पॉलिटिकल के अंदर, फिर भी x स्क्वायर में से क्या मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाएगा, तो ये x हो गया, तो ठीक है, x से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो ये x क्यूब हो गया, ये माइनस का 4x स्क्वायर हो गया, प्लस का x सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो गया, ये गया ससुराल, ये प्लस का 4 माइनस का x स्क्वायर, तो प्लस का 3x स्क्वायर माइनस x माइनस, तो माइनस का 12x हो जाएगा, प्लस का 4। आप देखिए ये जो कहानी यहाँ लिखी वही कहानी यहाँ लिखी है मैंने बिना डिवीजन किए, माइनस प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 12 प्लस का 3 है, देखिए आगे 1 मैनेज होकर 4 बन जाएगा, अभी देखिए 3 ही आएगा यहाँ पे। अब इसमें से क्या मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर में 3x स्क्वायर, तो प्लस का 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ये x और प्लस 3, ये रहा हमारा x और ये रहा प्लस का 3। तो डिवीजन बिना किए हम ये काम कर पा रहे हैं, और ये आपको सीखना पड़ेगा। तो सच में यहाँ भी नहीं सीख रहे तो क्यूबिक इक्वेशन जब सॉल्व कर रहा हूँ वहाँ पे भी सीखना, क्योंकि मैं 11th 12th में जंगी वाले पार्ट को यूज करता हूँ, ठीक है। तो अभी सीख जाओ और छोड़ो। अब इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना लगेगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का 3। अब इस ससुराल चले जाएंगे चीजें, ससुराल ससुराल एक साथ, तो बच गया कितना 1, देखिए कितना बताइए 4 प्लस 4 में से गया तो 1 बन गया, यानी रिमाइंडर बना। फर्दर डिवीजन तो पॉसिबल नहीं क्योंकि इसकी डिग्री है ना, इससे छोटी है तो हम डिवीजन नहीं करेंगे। यानी क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि सर मेरे पास एक थोड़ा गड़बड़ी हुई है क्या, माइनस 12 3 चौके 12, ठीक है, ठीक है। This into this plus 1, तो आंसर तो 1 आ रहा है। यहाँ पे 11, यहाँ 12, x प्लस 1, x प्लस 1, यहाँ गड़बड़ी हुई है। पहले से यहाँ पे x था जो कि ऑलरेडी इसको मैनेज करके माइनस का 11 बना दिया, तो ये x की जरूरत थी ही नहीं,
थोड़ा सा फैक्टराइज देखने में गलती हुई मेरे से, ठीक है। यहाँ पे x था जो इसको ऑलरेडी माइनस का 11 बना, यहाँ पे डिवीजन आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को बड़ी दिख रही है, यानी आपको फाइनल आंसर यहाँ पे x नहीं प्लस का 1 से देना है। तो ये प्लस का 1 लिखा हुआ है, सब जीरो हो गया तो द रिजल्ट इज ओनली 1। अगर x आता तो x भी ले लेते तो आंसर 1 आने वाला है। तो अपने वर्ड्स को वापस लेता हूँ। जब फ्री बैठे हो आप तो x को यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 पटकना, उसका क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना, सॉल्व करना, देखना आंसर 1 ही आ रहा होगा। अच्छा, अब इसको कैसे आपने देखा होगा, this into this plus the remainder is always this, and we can write x cube minus x square minus 11x plus the 4x, this into this, x square minus 4x plus 1 times x plus 3 plus the remainder 1, and इस क्वांटिटी को हम लोग this into this plus this divisor into quotient plus the remainder लिख सकते हैं। अब this quantity we have already proved this is equal to 0। अगर ये 0 है तो 0 into anything will be 0। मान लो कल ये क्वांटिटी 5 के बराबर होती है, यहाँ पे हम 5 ले सकते थे, ठीक है। फिलहाल तो 0 में बनाया तो बहुत अच्छी बात है, 0 into anything will be 0 plus 1 and this quantity is whole indirectly equals to 1, तो आंसर इज 1। कल की क्वांटिटी मान लो x plus 1 आता तो x जो भी था उसको लाके यहाँ पे पटना पड़ता, तो उतना बड़ा सा वैल्यू कैलकुलेट करने से बढ़िया है कि आप उसको सिंपल सिर्फ 1 को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये वाला भी बड़ा शानदार सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। ये IMU में नहीं आया, इसलिए ये वाला हमारे IMU में आया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह का है, बस इसको रेशनलाइज नहीं करना आपको, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक उतार ले जो उतारना आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या थोड़ा चालाकी है, आपको शायद यहाँ पे डिवीजन ना करना पड़े, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक से क्यूबिक की तरफ जाने के लिए एक बार डिवाइड करना पड़ा, बाय क्वाड्रेटिक से जाने के लिए 2 बार स्क्वायर करके हमारा काम चल सकता है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ है ना। क्वेश्चन नंबर 7, अगर x की वैल्यू 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 है, आपको इसकी वैल्यू 0 के बराबर प्रूफ करनी है, ठीक है। तो अपन इसके लिए क्या करें, एक जो नंबर होता है ना, जो रूट वाला पार्ट उसको छोड़ दो, दूसरा जो नंबर उसको इधर ले आओ। तो ये हो गया रूट 2 प्लस रूट 3, अब स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो वी हैव x माइनस 1 का स्क्वायर रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो दिस वी हैव a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 1, ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2, रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 2 टाइम्स रूट 2 into रूट 3 इज रूट 6, डायरेक्ट लिख दिए है ना। अभी 5 लिखा हुआ, 5 उधर जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 तो माइनस का 4 बना देगा, दिस वी हैव 2 रूट 6। अभी भी रूट बच गया है, तो रूट से तो हमें बचना है यार। तो अपन एक बार और देखना, मुझे 4th पावर की तरफ जाना है, तो एक बार और स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये 2 रूट 6 का होल स्क्वायर करते हैं स्क्वायर। उम्मीद है आपको पता होगा आइडेंटिटी, a लिख देता हूँ आपके लिए ना, क्योंकि वैसे मैं 9th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ाता हूँ। ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab bc ca, और जहां जहां माइनस आ रहा है वो हम यहाँ पे मैनेज कर लेंगे अपने से, ठीक है। दिस वी हैव a का स्क्वायर x के पावर 4 माइनस अंदर लेंगे का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a x स्क्वायर इंटू माइनस 2x प्लस 2 टाइम्स b इंटू c प्लस 2 टाइम्स c इंटू a इज इक्वल्स टू 4 × 24, दिस इज 24। तो दिस वी हैव x के पावर 4 माइनस वो बन गया प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 16 है ना प्लस 2x स्क्वायर, सॉरी ये तो और अच्छा है, 2 into 2 minus 4 निगेटिव का तो माइनस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब, चलिए अच्छा है। और ये माइनस माइनस प्लस 2 to 4 4 into 4 16x है ना, ये माइनस का 8x इज इक्वल टू 24। अब और क्वांटिटी को थोड़ा सजा के ना ऑर्डर के हिसाब से ना, ऑर्डर को अच्छे सजा के x के पावर 4 पहले लिखाएगा, फिर x का क्यूब लिखाएगा, ठीक है। फिर x स्क्वायर का फैक्टर, x स्क्वायर का फैक्टर यहाँ पे है 4x स्क्वायर प्लस का है प्लस का 4x स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है दोस्त, यहाँ पे प्लस ही होना चाहिए, ठीक है। सवाल में थोड़ा सा ये प्लस का 4x स्क्वायर होगा, और 16 प्लस के साथ ही जाएगा तो वो तो सही लिखा हुआ है। और ये देखिए आप 16 में से 8 है यार, ठीक है, तो 8x बनेगा ये ना, 16 में से 8 गया तो 8x बनेगा ये, ठीक है। तो दिस वी हैव 16 माइनस 8x
इज कुछ गलती हुई, चेक करते हैं एक बार, ये भी पहले माइनस ही रखते हैं, एक बार चेक करते हैं क्या गलती है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करने में गलती हुई। ये ए बी बी सी सी ए, तो ए तो एक्स स्क्वायर है ना, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब सही है कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये प्लस का 4 माइनस का 8, दिस ये है माइनस का 4x स्क्वायर। ठीक, सवाल एकदम सही है, ठीक है। और बाकी स्क्वायर हो गया, अब 16 का x बन जाएगा, अगला फैक्टर x का 16 का x, 16 प्लस का माइनस का 24, तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था, आइडेंटिटी को हमने यूज किया, चाहो इसको उतार देना। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से बना सकते हैं आप। वीडियो को पॉज करके यहाँ तक जो उतारना उतार ले जल्द से जल्द, है ना। अच्छा सवाल इस तरह से 2 बार स्क्वायरिंग करना पड़ता है, क्योंकि आप पहले पता है कि आप एक लीनियर को स्क्वायर करेंगे तो क्वाड्रेटिक को स्क्वायर करेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री का टर्म बनने वाला है, तो 2 बार स्क्वायरिंग करके काम हो सकता है। इसको उतार दीजिए जल्दी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ना। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है, बहुत शानदार, सब एनटीएससी लेवल या ओलंपियाड लेवल के सवाल है, ठीक है। तो बोर्ड्स में तो कम दिखेंगे, वैसे आरडी शर्मा में इस तरह के सवाल थोड़ा बहुत दे रखे हैं। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत शानदार सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि आपको ये पता करना है √7 माइनस √3 और √5 माइनस 1 में कौन बड़ा है, ठीक है। अगर सोचेंगे सर इसकी वैल्यू लिखते हैं, √7 की वैल्यू माइनस √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, √1, √5 तो पता है आपको 2.246 है ना, और √3 1.732, √7 हमको बहुत कम याद होता है, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। इनका को दूसरा नंबर दे दे जिसकी वैल्यू आपको याद है हो, तो तब तो आपको कॉन्सेप्ट ही पर काम आएगा कि भाई कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको बेसिकली क्या होता है कि आप ना इसको जैसे √7 माइनस √3 इसको रेशनलाइज कर दो न्यूमरेटर को ही, तो √7 माइनस √3 डिवाइड बाई √7 प्लस √3, इसके क्या न्यूमरेटर को हम रेशनलाइज कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था ना न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज करने की जरूरत आ सकती है। तो कितना लिखा हुआ है a माइनस बी a प्लस बी, तो 7 माइनस 3 4, तो 4 अपॉन √7 प्लस √3 हो गया। और ये क्या लिखा हुआ है √5 माइनस 1, दिस इज √5 माइनस √1 लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है। रेशनलाइज करते हैं √5 प्लस 1 से, नीचे भी √5 प्लस 1 से, तो नीचे तो √5 प्लस 1 आ जाएगा, और ऊपर सर देखिए 5 a माइनस बी a प्लस बी, 5 माइनस 1 4 बन जाएगा। तो इस सवाल में बड़ी कमाल की बात है, दोनों के बीच का जो गैप है वो 4 का है, और इन सब सवालों में सबसे खास बात यही होता है गैप यहाँ पे मेंटेन रखते एकदम सेम। तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक दूंगा, बड़ा काम आएगा उस चीज का, ठीक है। तो मैं कहाँ पे था, हाँ। अब क्या हमें पूरी कहानी इधर लेके चलनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म √7 जो है √5 से बड़ा होता है, बिल्कुल। अगर इंडेक्स सेम है तो अंदर रेडिकेंड जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी। और हम ये भी जानते हैं √3 जो होगा √1 से बड़ा होगा, बिल्कुल सर। कहते हैं इनइक्वालिटी है ना, ग्रेटर देन का साइन चल रहा है, तो हम लोग इनइक्वालिटी को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कर दिया दोनों को, तो कितना बन गया √7 प्लस √3, ठीक है, is greater than √5 plus 1. इनइक्वालिटी कैन बी एडेड, याद रखेंगे पहला रूल अभी आप सीखे, यहाँ पे इनइक्वालिटी को हम ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं कुछ केसेस में, हमेशा नहीं कर सकते, डिवीजन तो कोई पॉसिबल नहीं इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी सीखेंगे 10th में बहुत अच्छे से। अब क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो कहते हैं अगर नंबर पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ध्यान देंगे आप, ये रूल सीखेंगे हम लोग। If a is greater than b and is greater than 0 मतलब numbers are positive, ऐसा हो गया लिखने का मतलब है पॉजिटिव नंबर को greater than 0 से इस तरह से लिखा गया। तो इसका रेसिप्रोकल अगर नहीं है 1 upon a और 1 upon b, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और अभी भी ये क्वांटिटी greater than 0 ही रहेगा, मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लेने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, अगर ग्रेटर है तो लेस देन, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ये मेन कहानी, ठीक है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसलिए चेंज हुआ, इसको मार्क करके रखेंगे कि हमने साइन ऑफ इनइक्वालिटी का जो साइन है चेंजेस, वो चेंज हो जाता है। अब क्या किया हमने इस पूरे में, है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया,
कहते हैं पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर से साइन ऑफ नेगेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये अभी भी 4√7 प्लस √3। आप सोच रहे हो कि सर मैंने 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैं ये बनाना चाह रहा हूँ और दोनों में ऊपर 4 चलेंगे। अब 4 ये क्वांटिटी क्या चला ऐसे, अब 4/√7 प्लस √3 को 4/√7 प्लस √3 को हम √7 माइनस √3 लिख सकते हैं, तो दिस इज इनडायरेक्टली √7 माइनस √3 एंड दिस इज इनडायरेक्टली √5 माइनस √1। साइन किधर है, इधर है, यानी ओवरऑल द क्वांटिटी दिस इज ग्रेटर। हो गया सॉल्व। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए तरीका है आपके बोर्ड्स में नहीं आएगा, कंपटीशन के नवाब सर है ना, x y से बड़ा, y z से बड़ा, z मान लो w से बड़ा, ये 4 क्वांटिटी ऐसे दे रखा है, ठीक है। इन दोनों में जो गैप है और इन दोनों में जो गैप वो बराबर है, यानी x माइनस जेड इज इक्वल टू y माइनस डब्ल्यू, है ना, रूट में लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर जो भी लिखा हुआ है। और अब आपसे पूछे कि √x माइनस √z और √y माइनस √w में कौन बड़ा, तो कहते हैं ये वाला हमेशा बड़ा निकल के आता है, छोटा वाला का डिफरेंस। जैसे 5 1 और 7 3, तो रूट है ना, इंप्लाई दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। चाहो तो 2-4 एग्जांपल लेके देख लेना, प्लस पूरा रूट का टेबल मैंने दे रखा है ना, स्क्वायर रूट का टेबल, नंबर्स ऐसे जैसे यहाँ आप देखो ना, x की जगह कितना लिखा हुआ है 7, फिर क्या लिखा हुआ है z 5, तो x हो गया हमारा 7, y हो गया हमारा 5, फिर हो गया हमारा z 3, फिर हो गया w 1, है ना, सिस्टमेटिक बड़ा के हिसाब से। अब देखिए मैंने क्या किया, x माइनस जेड रूट के साथ रूट माइनस √3 और √5 माइनस √y माइनस √w, तो बड़ा कौन सा आया, √5 माइनस √1, ठीक है, √1 इज 1, ये हमेशा ट्रू। अच्छा, यानी कल को अगर मैं बोलूं ऐसा, अगर ये वाली बात पता है तो आप बड़े आराम से, मैं आपको बोलूं √11 √7, 4 के गैप में 3 का गैप कर लेते हैं, √8 लिख देते हैं, ठीक है, और √5 √2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 का गैप, यानी √11 माइनस √5 और √8 माइनस √2 में कौन बड़ा, तो हमेशा छोटा वाले पार्ट से बड़ा होगा, ये क्वांटिटी बढ़ी है, खत्म बात, ये मजेदार बात, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक उतार लीजिए आप, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 विच इज ग्रेटर, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा, ये वाली बात भी उतार लेंगे आप, बहुत सारे ट्रिक आप सीखते रहोगे यार, मैंने से लगा होगा। अच्छा, बेसिक की चीजें मैं बताता रहता हूँ, सब चीजें जब टॉपिक पढ़ेगा ना, इनिक्विटी पढ़ेंगे, सब चीजें रिवाइज होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 मजेदार इसलिए कि एक पैटर्न चलता है इसमें, पैटर्न आपको दिख रहा है कि 9 तक रेशनलाइज करना पड़ेगा इसको। तो अगर आप, चलिए मैं पहले बेसिक से आता हूँ कि अगर आपको बोर्ड्स में आएगा, इस तरह के सवाल बोर्ड्स में आ सकते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, 1/1 प्लस √2 एडेड विद 1/√2 प्लस √3 एडेड विद 1/√3 प्लस √4 से लेकर 1/√8 प्लस √9 की वैल्यू पूछी गई। ये भी 2013 में 11th एंट्रेंस में आया हुआ सवाल है, सेम सवाल ऑप्शन के साथ है, इसलिए मैंने दिया नहीं आप, ठीक है। आंसर 2 आएगा इसका, चेक करते हैं। तो एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा, इसको पहले रेशनलाइज करेगा, तो रेशनलाइज करने में जरा देखिए आप, मैं आपको थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ, अगर आपको वो पढ़ना नहीं, देखिए दोनों के बीच में 1 का गैप है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर 1 माइनस √2 आने वाला, जैसे इसका उल्टा। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या आने वाला, इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, ठीक है, लेकिन ऊपर करके दिखाता हूँ, करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि अब ना a ना b से बड़ा है, यानी यहाँ पे a बड़ा लिखा हुआ है, तो एक बार इसको अगर हम उलट के लिखे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यूज कर सकते हैं। a को b से बड़ा रखना था, इसको एक बार उलट के लिख लिया ताकि अपना जो कॉन्सेप्ट हमने नोट पढ़ा उसको यूज कर सकते हैं। वैसे बोर्ड्स में आएगा तो ऐसे फास्ट करने की जरूरत नहीं, आपको एक एक टर्म को रेशनलाइज करके दिखाना पड़ेगा, फिर चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी बहुत सारे, देखिएगा भाई। तो इसको हम लोगों ने √9 प्लस √8 लिख दिया। अब हमारा हमेशा आगे a वाला जो है b से बड़ा है, a को b से बड़ा रखना, तब हम बोल सकते हैं रेशनलाइज करके कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √2 माइनस 1 आने वाला है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 माइनस √2 आने वाला है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √4 माइनस √3 आने वाला है। 1 का गैप इसलिए कह रहा हूं, एडिड विद, है ना, √9
माइनस रूट 8 आने वाला। कुछ और बीच का भी टर्म लिख देता हूँ, जैसे चलो मैं पूरा लिख देता हूँ। हो क्या रहा है 2 1 3 2 4 3, बड़ा उससे जस्ट छोटा, तो अगला क्या होगा रूट 5 उससे जस्ट छोटा रूट 4, रूट 6 उससे जस्ट छोटा रूट 5, रूट 7 उससे जस्ट छोटा रूट 6, रूट 8 उससे जस्ट छोटा रूट 7, रूट 9 उससे जस्ट छोटा रूट 8। यहीं पे रुक जाना, देख लीजिए आप, इसका रिजल्टेंट फैक्टर ये आएगा। तो बीच वाले टर्म्स को भी आपको लिखना है ताकि हमें ये पता चल जाए। लेकिन मैं एक टर्म को उड़ाया हूँ ना, आपको और टाइम लगता है स्लाइस करने के लिए, क्योंकि मैं एक नोट जो आपको पढ़ाया उसको यूज कर रहा हूँ। देखिए भाई साहब गया ससुराल, ये रूट 3 भी गया ससुराल यहाँ से, रूट 4 भी गया ससुराल यहाँ से, रूट 5 भी गया यहाँ से, रूट 6 भी गया, रूट 7 भी गया, रूट 8 भी गया, तो बचा क्या सिर्फ -1 और प्लस रूट 9। तो दिस इज -1 एडेड विद रूट 9, -1 is -1, root 9 is 3, 3 - 1, the result is 2। ऐसे आ रहा है आंसर 2। ठीक है, अब मान लीजिए कल को सवाल ऐसा हो जाए कि यहाँ पे सर 63 लिखा हुआ है, यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, रूट 64 यानी इंडायरेक्टली कितना लिखा हुआ 8। पसीने छूट जाएंगे अगर ऐसे आप सॉल्व करने लगे, अगर फैक्टर को काटने लगेंगे तो नवाब से ना कहते हैं हमेशा आंसर जो होता है ना, जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 8 और जो सबसे पहले लिखा हुआ है 1, उस दोनों को घटा देना, आंसर आ जाएगा 7। तो आंसर 7 आने वाला है। जैसे इस सवाल में सबसे आखिरी में क्या लिखा हुआ था, पहले 9, फिर यहाँ 8 था ना सवाल में जो लिखा हुआ, जो सवाल में दे रखा है रूट 9 द 3, और सबसे पहले क्या लिखा हुआ था 1, तो उसको घटा दिया 3 - 1, आंसर तो हो गया सॉल्व। सर कल को मान लीजिए सवाल ही 1 से नहीं शुरू हो रहा है, रूट 8 सॉरी या फिर अच्छा नंबर रूट 9 रूट 10 यहां से शुरू होके चलते चलते 1/रूट 124 120 और 121 लिखा हुआ है। तो अभी भी आंसर वही, जो सबसे लास्ट लिखा हुआ है 11 और जो सबसे पहले लिखा हुआ है 3, उन दोनों को घटा तो आंसर आ गया 8। सिंपलीफाई करके देख लेना, आंसर 8 ही आने वाला है। अब सर अगर उलट दे तो, अब उलट देंगे तो कहानी उलट जाएगी। ठीक है, उस तरह का सवाल अभी में नहीं आया, तो तरह तरह का पैटर्न ना अपने से सॉल्व करके देखना, हमेशा आंसर इस तरह का आएगा अगर ऐसा दे रखा हो तो। बस लास्ट वाला नंबर लिख, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक ये सब इंडिविजुअल ट्रिक है। मतलब इस तरह के सवाल में सिर्फ ऐसा फंडा लगा सकते हैं, सवाल को मैंने उलट दिया एक नया ट्रिक बनेगा फिर। ठीक है, उस पर काम नहीं किया मैंने, उस पर काम करूँगा तो बताऊंगा क्या होगा उसका रिजल्ट। कभी आया नहीं सवाल उस पर, जिस दिन ना जाएगा उस पर एक नया ट्रिक बना दूंगा। तो ऐसे करके मेरे पास 500-600 इंडिविजुअल ट्रिक है जो इस सवाल के लिए है। चैप्टर ट्रिक तो 20 के करीब है ना, तो वो जरा मजेदार चीज है, तो छोटे मोटे ट्रिक तो आते जाते रहेंगे। ठीक है, तो आज रेशनलाइजेशन हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। ठीक है, टाइम काफी हो गया है, देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आज हम लोग डीपीपी डिस्कस नहीं करते हैं, बेसिकली करेंगे क्या 2-3 लेक्चर पढ़ेंगे अभी हम लोग ना, जैसे कि साइक्लिसिटी और डिविजिबिलिटी है ना, इससे में एक लेक्चर का साइक्लिसिटी और डिविजिबिलिटी, ये भी एक लेक्चर का है। ठीक है, तो है तो डीपीपी दोनों का अलग अलग, साइक्लिसिटी की डीपीपी अलग मिलेगी, डिविजिबिलिटी की डीपीपी अलग मिलेगी, तो उन सब की डीपीपी का 1 घंटा लगेगा। तो उसका डीपीपी का एक पूरा लेक्चर मैं आपको डेडिकेट कर दूंगा, जिसमें डिस्कशन कर दूंगा मैं ना, एक दिन डिस्कशन कर लेंगे। तो आज सिर्फ इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले टाइम पे हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, है ना। तो डीपीपी का पार्ट बता दें, लास्ट इधर जो भी 4 लेक्चर आने वाले हैं उन सब का डीपीपी एक साथ में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, डीपीपी अटैच होते रहेंगे लेक्चर्स के साथ। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखें।